सो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। स्पेशल अली भाई भी करवा चुके हैं, और यूजुअली मॉडर्न फिजिक्स के कोर्सेज में, या अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कर रहे हो तो कुछ उसमें भी रिलेटिविस्टिक का पार्ट कर लेते हैं, या इवन क्वांटम मैकेनिक्स में भी। सो जनरल रिलेटिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है कुछ कॉन्टेक्स्ट में। आमतौर पर जनरल रिलेटिविटी करने के लिए हमारे पास चार तरह की बिलाल, आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। बिलाल, आप सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बिलाल जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं। बिलाल, आप सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई इंटरनेट कनेक्शन है बिलाल की तरफ, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। मैं थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? अगर आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन है तो चैट में अपने प्रॉब्लम बताते रहें। जी बिलाल, अब आ रही है आवाज आपकी। वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेट आजकल ना रात को काफी स्लो हो जाता है, तो उसके सिग्नल्स चले गए थे। जी, ये वाला जो टाइम है ना, ये काफी बिजी होता है। तकरीबन 11 बजे वाला ठीक रहता है। हाँ जी, चलें देखते हैं कि किस तरह चलता है आज। वैसे भी हमने कोई इतना हमारा काम लंबा नहीं है आज का, बहरहाल देख लेते हैं इसको। मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास जनरल रिलेटिविटी को करने के लिए चार मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेस हैं, जो हम लोग BS लेवल पे करते हैं। एक अप्रोच हमारे पास ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ओरिएंटेड होके चलें। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की अप्रोच है। इसमें हम लोग पहले बॉदर करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। एक वजह इसकी ये भी है कि हमारे यहाँ फिजिक्स के कोर्सेज में डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स नहीं लिया जाता। अगर हम देखें तो रिलेटिविटी सारी की सारी है ही ज्योमेट्री, और हमने इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, चाहे वो स्पेशल हो या जनरल, इसका ज्योमेट्री के साथ क्या ताल्लुक है। क्योंकि नेचर ज्योमेट्री की लैंग्वेज समझती है, उस ज्योमेट्री में सिमेट्री आती है, उसमें आपके कंजर्वेशन लॉज आते हैं। इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी अंडरलाइंग मैथमेटिक्स जो है उसको हम लोग पहले प्रेफर करेंगे, उसकी मैथमेटिक्स क्या है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री और लीनियर अलजेब्रा की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को एक बहरहाल काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे जो रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें चाहिए होंगी। एक अप्रोच इसकी होती है कैलकुलस बेस्ड अप्रोच। कैलकुलस बेस्ड अप्रोच थोड़ी सी लेस मैथमेटिकल है। उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग से मेट्रिक एलिमेंट या लाइन एलिमेंट हो गया, या किसी पार्टिकल की जियोडेसिक इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री है, उनकी इक्वेशंस डिराइव नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इस सिलसिले में व्हीलर की एक बहुत अच्छी किताब है, एक्सप्लोरिंग ब्लैक होल्स। एक अप्रोच हमारे पास ये होती है कि जिसमें हम फिजिक्स बेस्ड अप्रोच को फॉलो करें। जिस तरह मुझे अली भाई बता रहे थे कि इन्होंने एक कोर्स पढ़ाया था रिलेटिविटी पे हार्टल की बुक से, ग्रेविटी। हार्टल की जो अप्रोच है वो काफ़ी हद तक फिजिक्स बेस्ड अप्रोच है, तो फिजिकल आइडियाज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। मैथमेटिक्स इस तरह की होती है जो आप बैचलर्स के तीसरे या चौथे साल में सासत करते जाते हैं, लेकिन अगर उस मैथमेटिक्स को ना भी किया जाए तो हार्टल के आइडियाज़ को ग्रैस्प किया जा सकता है। चौथी अप्रोच ये है कि जिसमें इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है।
इस सिलसिले में, और ये सेल्फ लर्निंग के लिए चौथी अप्रोच बहुत अच्छी है। इस सिलसिले में एक वर्कबुक अवेलेबल है मूरे की, जनरल रिलेटिविटी वर्कबुक। लेकिन जिस अप्रोच को मैं फिलहाल फॉलो कर रहा हूँ या जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो ये कि जब हम लोग खास तौर पर क्वांटम ग्रेविटी वगैरह के टॉपिक्स की बात करते हैं, जिस तरह आजकल अक्सर ग्रुप में इस बारे में डिबेट होती रहती है, इस तरह की चीज़ों को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिकल बेसिस क्लियर हो। फिजिक्स को तो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर हमने उसमें कोई वर्क आउट करना है, किसी भी किस्म का रिसर्च बेस्ड वर्क या कोई प्रोजेक्ट हम रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब तक हमें बैकग्राउंड की मैथमेटिक्स का आइडिया ना हो। सो इस सिलसिले में आजकल इवन पाकिस्तान के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एक मैथमेटिकल या टेंसर बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रही होती हैं। इस सिलसिले में कुछ किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन जिस किताब को मैं पर्सनली ज़्यादा पसंद करता हूँ या जिसको हम लेके भी चलेंगे, वो है बर्नार्ड शुट्ज़ की किताब, अ फर्स्ट कोर्स इन जनरल रिलेटिविटी। शुट्ज़ की अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप सबको स्पेशल रिलेटिविटी की बेसिक्स का आइडिया होगा। उन बेसिक्स से मुराद मेरी ये है कि माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट है, साइमल्टेनिटी क्या होती है, कॉजेलिटी क्या है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देन इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर है। साथ में कुछ टेंसर अलजबरा आ जाएगा जिसको हम फोर वेक्टर अलजबरा कहते हैं। फोर वेक्टर अलजबरा किस तरीके बिलाल, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी, इंटरनेट दोबारा चला गया था। सो मैं बात ये कर रहा था कि हम लोग मैं एज्यूम ये करूंगा जी, मेरा ख्याल है कि बिलाल का इंटरनेट दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर लेंगे। जी बिलाल। हेलो, सॉरी, मैंने अब इसको दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट किया है, तो आई गेस कि ये अब काफी ठीक चलेगा। मुझे बता सकते हैं अली भाई कि आखिरी चीज आप लोगों ने क्या सुनी थी मुझसे? फोर वेक्टर के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी। एज्यूम मैं ये कर रहा हूँ कि फोर वेक्टर अलजेब्रा या इंडेक्स नोटेशन के ऊपर थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए सबकी। कुछ चीज़ें अली भाई ने इसमें करवा भी दी होंगी यकीनन। लेकिन बार हम चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। असल जो हमारा मेन टास्क ये है कि वो जितनी चीज़ें हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की मदद से या उनको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं, उनकी इम्प्लीकेशन स्टडी करते हैं, वो चीज़ें डायग्राम्स हमें कैसे बताती हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग अभी मैंने बात की थी कि ज्योमेट्री हमें ज्योमेट्री स्पेस टाइम की है क्या, क्योंकि नेचर की असल लैंग्वेज ज्योमेट्री है और जनरल रिलेटिविटी असल में ज्योमेट्रिकल स्टडी है ग्रेविटी की। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे पहले स्पेशल रिलेटिविटी की ज्योमेट्री को कवर अप करने में। ज्योमेट्री से मुराद है सिर्फ और सिर्फ स्पेस टाइम डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए और देन उनको रीड आउट करना। अभी मुझे एक मैसेज आया है कि कुछ लोगों को बेसिक्स के अंदर इश्यूज हैं, तो उसके लिए हम लोग एक सेशन कल दोपहर में या परसों किसी वक्त रख लेते हैं।
तो जिसमें हम स्पेशल रिलेटिविटी की बेसिक्स को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में बुक हमारी मुकम्मल तौर पर फर्स्ट कोर्स इन जनरल रिलेटिविटी सेकंड एडिशन है बर्नार्ड शूट्स का, हम इसी को फॉलो कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या चीज़ें ले रहे हैं और किस तरीके से स्पेस टाइम डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। आज हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि 2 ऑब्जर्वर्स के लिए स्पेस टाइम डायग्राम्स बनानी है और देखना है कि क्या हम लोग वहाँ से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को, जो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशंस है जिनमें टाइम एब्सोल्यूट होता है, उन्हें रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या वो डायग्राम्स हमें मैथमेटिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। सो सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 वर्ड्स हैं, एक ऑब्जर्वर और एक आपके पास इवेंट। तो स्पेशल रिलेटिविटी में ऑब्जर्वर से मुराद कोई पर्सन नहीं है जो किसी लेबोरेटरी में बैठा हुआ है और कोई मेजरमेंट कर रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, यानी किसी एक्सपेरिमेंट को होता हुआ देख रहा है, बल्कि ऑब्जर्वर से मुराद एक सिस्टम है पूरा जिसके पास इंफॉर्मेशन का जखीरा है, जो खुद में एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इस ऑब्जर्वर को हम लोग एक नाम देते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर का। सो बेसिकली इनर्शियल ऑब्जर्वर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी भी इवेंट के लिए 2 चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक उसकी लोकेशन और दूसरा उसका टाइम। असल में ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि वो उसकी स्पेस और उसका टाइम अलग अलग अपने पास रिकॉर्ड करता रहता है। अब हम यहाँ पर 3 डिफरेंट कंडीशंस हमें एक तरीके से एक्सियोमेटिक कंडीशन बना रहे हैं कि इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल सिस्टम कौन सा होना चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या नेचर में इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, या ये एक सिर्फ स्पेशल कंडीशन है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जितना भी ये काम हो रहा होगा स्पेशल रिलेटिविटी का अगले 1-2 चैप्टर्स तक, वो सारे का सारा न्यूटोनियन स्पेस में हो रहा होगा, जिसको हम लोग फ्लैट स्पेस टाइम कहते हैं या जिसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहा जाता है। सो ये अजम्पशंस उसके लिहाज से हैं। पहले ही हमारे पास कंडीशन ये है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस टाइम के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मसलन एक एक्सपेरिमेंट अगर मैं आज करता हूँ, सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन मेजर करता हूँ, मेरे पास उसका फार्मूला आता है t इज इक्वल टू 2π/L/g²रूट। अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट शाम को करूँ तो ये फार्मूला चेंज हो जाए, या सेम फोर्स लगाई या सेम एक्सटर्नल इंटरनल पैरामीटर्स रखे हैं, सुबह के वक्त ऑसिलेशंस कुछ और आ रही हैं, टाइम पीरियड कुछ और आ रहा है, शाम को ऑसिलेशंस और टाइम पीरियड कुछ और आ रहा है। सो डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम में। सो डिस्टेंस टाइम के इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा पॉइंट ये कि ऑल जितने भी क्लॉक्स हैं उन्हें आपस में सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। इस पॉइंट को मैं अभी दोबारा से क्लियर करूंगा कि हम सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं। और ये बात एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद उस ऑब्जर्वर के लिए, यानी कि किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी क्लॉक्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए आपस में। तीसरी चीज ये है कि किसी भी कांस्टेंट टाइम पे जो स्पेस की ज्योमेट्री है वो फ्लैट या यूक्लिडियन हो, कर्व्ड ना हो, असल में उसमें किसी किस्म का कर्वेचर नहीं होना चाहिए। यूक्लिडियन से मुराद यूक्लिडियन स्पेस कौन सी होती है, इसके लिए कुछ यूक्लिडियन के पोस्टुलेट्स हैं, 2-3 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वो स्पेस टाइम जिसमें 2 लाइंस अगर पैरेलल एक दूसरे के ड्रॉ की जाए, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, जिसमें ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम हमेशा, इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। सो ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, उस तरह की स्पेस को, सरफेस को यूक्लिडियन सरफेस कहा जाता है। उसमें टाइम आपके पास एब्सोल्यूट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। अब ये डेफिनेशन बिल्कुल इसके बारे में कोई इंडिकेट नहीं कर रही कि ये सिस्टम तो इनर्शियल है, लेकिन क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल्दो हम आगे जाके अभी शो करें कि जो हमने सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास सिस्टम या आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो तो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। तो अगर क्लॉक को सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता तो फिर इसका मतलब है सिस्टम इनर्शियल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या नेचर में कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई ऐसा ऑब्जर्वर, कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं जो वाकई में इनर्शियल हो। इसका जवाब है नहीं, जिसकी वजह से
हम लोग इसे स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं, इसको जनरल रिलेटिविटी नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके डील कर रही है। मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, SR से मुराद स्पेशल रिलेटिविटी है। आमतौर पर स्पेशल रिलेटिविटी को SR से डिनोट नहीं किया जाता, ये इतना कोई कॉमन नेम नहीं है, अलबत्ता जनरल रिलेटिविटी को GR कहा जाता है। लेकिन ये कोई बहुत पेट एब्रीविएशन नहीं है स्पेशल रिलेटिविटी के लिए, ना इसको फ्रीक्वेंटली बुक्स में यूज किया जाता है। अब मसला ये है कि जब हम ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स के होते हुए हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा नहीं बना सकते जिसमें क्लॉक सिंक्रोनाइज हो। इसकी वजह ये है कि आपके वेक्टर फील्ड्स, आपके स्पेस टाइम प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं होते। हम इस पॉइंट को आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्यों हमें मना करती हैं कि हम सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते या हम एक इनर्शियल सिस्टम नहीं बना सकते। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारे तमाम क्लॉक सिंक्रोनाइज हैं। मैं एक दफ़ा सिंक्रोनाइज की मिसाल यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ग्रिड है आपके पास, इसमें आप चाहे एक्स पे एक्स एक्सिस पे पोजीशन ले लें, टाइम ले लें, वाई एक्सिस पे पोजीशन ले लें, टाइम ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई इवेंट होता है इस पॉइंट पर। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद है, एक हम कह देते हैं कि यहाँ पर मौजूद है, मैं इसकी एनोटेशन ऑन कर लूँ, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है। सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये कि इन तीनों ऑब्जर्वर्स को ये वाला इवेंट एक ही वक्त पे नजर आना चाहिए। सो यानी कि तमाम क्लॉक्स आपस में सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं कहलाएगा। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला सिस्टम आपके पास फ्लैट स्पेस टाइम में है, ये न्यूटोनियन स्पेस टाइम में है, ये मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड्स इनकॉर्पोरेट करूँगा तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि ये फ्लैट स्पेस टाइम नहीं रहेगा। जब ये फ्लैट स्पेस टाइम नहीं रहेगा तो फिर क्लॉक्स भी ग्लोबली सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, लोकली सिंक्रोनाइज होंगे। हम इन दोनों टर्म्स को आगे जाके ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारी डेफिनेशन है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स की। अगली चीज हमारे पास ये है कि शुड्स एक वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है ऑब्जर्वेशन का, या एन ऑब्जर्वर सीज। ग्रेविटी या जनरल रिलेटिविटी पे कोई भी बुक पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि नोटेशंस को और टर्म्स को प्रॉपर तरीके से समझा जाए। अगर हम नोटेशंस को बॉदर नहीं करेंगे या हम टर्म जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसके ऊपर बॉदर नहीं करेंगे तो जीआर को समझना एक बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि जीआर में एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि देखने में वो लफ्ज़ इंग्लिश के लग रहे होते हैं और उनका मतलब हम वही लेते हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा होता है, लेकिन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में उनका मतलब कतन वो नहीं होता जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिया जाता है। मैं इसकी एक बहुत कॉमन मिसाल अगर आप लोगों को देना चाहूँ तो वो ये कि जब भी आप दो वेक्टर्स हैं, सो एक आपके पास आई हैट है, दूसरा आपके पास जे हैट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। अब इसके लिए अब बुक्स में एक वर्ड ये लिखा जाता है कि दोनों वेक्टर्स डिफरेंट बेसिस के अंदर लाई करते हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लाई करते हैं, जिसकी वजह या ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों बेसिस वेक्टर्स इस तरह की यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। सो जब ये एक दूसरे को देख नहीं सकते तो ये एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं कर सकते। अब देखने से मुराद यहाँ पर सी का मतलब वो नहीं होगा जो हम इंग्लिश डिक्शनरी में लेते हैं कि आंखों से किसी चीज का देखना। सो बेसिकली इस चीज का एक मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मेजर नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। सो क्वांटम मैकेनिक्स में नोटेशन बहुत आम है कि दो वेक्टर्स डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेसेस के अंदर हो तो वो एक बेयर बेसिस वेक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते। यहाँ पर हमें शुट्स की नोटेशन का ध्यान रखना होगा। शुट्स जहां पर भी लिखे कि ऑब्जर्वर सीज, इसका मतलब है कि मेजर, एन ऑब्जर्वर मेजर्स समथिंग, और ये मेजरमेंट विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है। यानी कि अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, इस मेजरमेंट से मुराद है कि उसने उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को नोट डाउन कर लिया है।
क्लॉक सिंक्रोनाइज थे, उसने उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को किसी जगह पर नोट डाउन कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया। विजुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो सकती है, स्टूडेंट्स ने बहुत जगहों पर लिखा हुआ है। विजुअल ऑब्जर्वेशंस में दो तरह के केसेस हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर बकायदा इंग्लिश की टर्म्स में किसी इवेंट्स को देख रहा है तो वो इवेंट्स उसके लिए एक ही वक्त में हो रहे हों। तो मिसाल के तौर पर आपके सामने आपके दोनों हाथों में दो बॉल्स हैं, आप उन्हें ज़मीन पे गिराते हैं। अब आप इन दोनों बॉल्स को बकायदा देख रहे हैं, आपके लिए दोनों बॉल्स एक ही वाली इस चीज को सी किया है। अगर मैं इसको जनरल रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, उसने दोनों बॉल्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को रिकॉर्ड किया है और चूंकि वो ऑब्जर्वर इनर्शियल था, लिहाजा उसके लिए इन दोनों बॉल्स के जो टाइम थे पोजीशन डिफरेंट हो सकती है दोनों बॉल्स की। अगर आप इनको एक ही वक्त में जमीन पे गिराते हैं तो सिंक्रोनाइज टाइम के ऊपर हो रही है या ये ले रहे हैं। so, इसी चीज को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनिटी। अब एक मसला यहाँ पर ये है कि साइमल्टेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम देखेंगे कि रिलेटिविटी के अंदर स्पेस, आप लोगों ने स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होते। हम इस पॉइंट को भी साबित करने की कोशिश करेंगे स्पेस टाइम डायग्राम्स की मदद से कि हम चाहे जो मर्जी कर लें, हम साइमल्टेनिटी से किसी सूरत पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर हालत में साइमल्टेनिटी ने ब्रेक होना ही होना है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग किसी भी वक्त मुझे रोक के पूछ सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जनरल रिलेटिविटी में हम लोग एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं जिसको नेचुरल यूनिट्स कहा जाता है। नेचुरल यूनिट्स को जिशान, डिराइव करने कोई यहाँ क्वेश्चन? पर जिशान, हैदर और दानिश बेग ने हैंड रेज किया है, तो आप लोग या तो चैट में क्वेश्चन कर लें या फिर भी क्वेश्चन कर लें अगर आपने करना है। हाँ, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप इसमें साथ साथ करते रहें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम साथ साथ चीज़ों को देखते जाएं। तो चलें अगर रिलेटिविटी करते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लाजमी नहीं कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करें, लेकिन आमतौर पर जनरल रिलेटिविटी की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं या इवन रिसर्च पेपर्स भी, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करती हैं जिन्हें नेचुरल यूनिट्स कहा जाता है। अब ये नेचुरल यूनिट्स बेसिकली नॉर्मलाइज्ड यूनिट्स होते हैं। इनकी डिटेल हम लोग फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस तरह के सिस्टम में हम इन तीन कॉन्स्टेंट्स को 1 के बराबर ले लेते हैं। हमने नॉर्मलाइज ऐसे किया हुआ है। यहाँ पर 8πg लिखने की स्पेसिफिक रीज़न है, वो हम लोग जब आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन डिराइव कर लेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये बहरहाल हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब अगर हम c को 1 कर रहे होंगे तो फिर हमें अपनी पोजीशन और टाइम की डेफिनेशंस को भी चेंज करना होगा। एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब हम बात करते हैं स्पेस टाइम की, तो स्पेस टाइम का मतलब ये होता है कि एक्स, वाई, जी और टी। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी 4 क्वांटिटीज लिखी गई, इनको सेम डायमेंशंस के अंदर होना चाहिए, सेम क्वांटिटीज के अंदर होना चाहिए। ये स्क्रीन पे एनोटेशन कौन बार बार बना रहा है? सो एक्स, वाई, जी और टी, ये 4 कोऑर्डिनेट्स, इन चारों की डायमेंशन हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब इन चारों की डायमेंशन सेम करने का एक तरीका ये है कि या तो हम टाइम को डिफाइन करें स्पेस की टर्म्स में, या स्पेस को डिफाइन करें टाइम की टर्म में। अब ये कैसे किया जा सकता है? इसको करने का एक तरीका हमारे पास ये है कि S इज इक्वल टू सी टी की डेफिनेशन आपके पास, या तो आप S को सी टी की टर्म्स में लें जो चौथा कोऑर्डिनेट टाइम का है हमारे पास, या हम स्पेस के सारे कोऑर्डिनेट्स को या टाइम को लिखें S बाय सी की फॉर्म में। इस सूरत में इनकी डायमेंशन बराबर होंगी।
और चूंकि हम c को 1 के बराबर ले चुके हैं तो लिहाजा आपके पास s और t बराबर होंगे। सो यानी कि या तो हम ये लिखें ct x y z, या हम फिर ये काम करें t लिखें, x बटा c लिखें, y बटा c लिखें और z बटा c लिखें। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी किताबें आप लोगों ने देखी होंगी वहां पर इनको कहीं पर भी यूईली एडवांस बुक्स के अंदर TXYZ लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि आपने C को 1 लिया हुआ है। लेकिन जब हम C को 1 करेंगे तो फिर हमें याद रखना होगा कि हम सारे सिस्टम्स को, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। अब हमें हर यूनिट को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस नए यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो डिस्टेंस जो लाइट किसी टाइम इंटरवल में तय कर रही है s, और जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अब डिस्टेंस आपने कितना कहा है कि 1 मीटर डिस्टेंस तय कर रही है। लाइट को टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम भी 1 मीटर ही लगना चाहिए। 1 मीटर टाइम का मतलब ये वो वाला टाइम है। अब टाइम का यूनिट है मीटर। सो 1 मीटर ऑफ टाइम इज द टाइम लाइट टेक्स टू ट्रेवल 1 मीटर। टाइम का 1 मीटर वो यूनिट है टाइम का जो लाइट को 1 मीटर का फासला तय करने में लगता है। ऑल्दो हमें पता है कि वो टाइम हम अगर 3, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ की कंडीशन नहीं है। हमें पता है कि लाइट 1 सेकंड में 3 × 10 की ताकत 8 मीटर का फासला तय करती है, लेकिन हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है 1 मीटर पे। वो उस नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम लोग c को 1 लिख सकते हैं। इस सूरत में अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास c बन जाता है 1 मीटर की डेफिनेशन आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ सेकेंड, या 1 सेकंड बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर के। ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों डेफिनेशन से फ़ायदा क्या होता है? इन दोनों डेफिनेशन से सी डायमेंशनलेस हो जाता है। और अगर आप लोगों ने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की हो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, या पार्टिकल फिजिक्स में डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हमारी कैलकुलेशन को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो मैं लाजमी आप लोगों को कहूँगा कि इसको आप लोग करें। इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकाल के देखें। आप एनर्जी का यूनिट निकालें। आप जिस तरह एनर्जी और मोमेंटम का यूनिट अब किलोग्राम आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। एक्सेलरेशन पर मीटर के अंदर डिफाइन होगा। सॉरी, ये हम गलत लिखा हुआ है। फोर्स आपके पास किलोग्राम पर मीटर में आएगा। सो शुट्स ने एक्सरसाइज भी दी हुई है, मैं यहाँ पर साथ साथ मेंशन भी करता जाता हूँ। जीआर में एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ लेक्चर लेने से जनरल रिलेटिविटी नहीं आएगी, इस पर आप लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खासतौर पर ज्योमेट्रिकल अप्रोच के थ्रू। सो शुट्स ने यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 वगैरह। सो जिसमें इन टर्म्स को आपने सी से एसआई में लेके जाना है और एसआई से नेचुरल यूनिट्स में लेके आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेस टाइम डायग्राम क्या होती है। मैं इस डायग्राम की तरफ बाद में आऊँगा। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ और डायग्राम्स यहाँ पर बनाई हुई हैं, हम पहले उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं वहाँ से आइडिया क्लियर करता हूँ आप लोगों को। ऑल्दो ज्योमेट्रिकल अप्रोच में डायग्राम्स के बगैर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के बगैर करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स यहाँ पर बनाई हुई हैं। सो ये हमारे पास एक स्पेस टाइम डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम नहीं कर रहे कि एक्स और टी एक ही क्वांटिटीज होती हैं। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए सी टी, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि C1 है। इस ग्रिड को मैंने डिफाइन इस तरीके से किया है कि नेचुरल यूनिट्स में टाइम 1 2 3 4 5, और 1 सेकंड में लाइट इतना फासला तय करेगी, 2 सेकंड में लाइट इतना करेगी, 3 में इतना करेगी, 4 में इतना, 5 में इतना। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, सो जिसके पास कोई फ्लैश ऑफ लाइट है, उसके पास एक घड़ी भी है। अब ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपके पास सारे क्लॉक सिंक्रोनाइज हैं। आप ये समझें कि जहाँ जहाँ पर आपको ये येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर कोई क्लॉक पड़ा होगा, लाइट क्लॉक, और ये सिंक्रोनाइज है आपस में। सो जी, कोई क्वेश्चन? आदिशान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उस चैट में डाल दिया।
अच्छा मैं 1 मिनट देखता हूँ अगर सो जैन का ज़िशान का क्वेश्चन ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि रिलेटिविटी में साइमल्टेनियसली ब्रेक होती है, लाजमी नहीं कि होल्ड करे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं है लेकिन फ्रेम इनर्शियल है? इस चीज़ को हम अभी आंसर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइमल्टेनियसली का क्लॉक्स के सिंक्रोनाइज होने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में क्लॉक्स का सिंक्रोनाइज होना ही ये चीज़ आगे हमें दिखाएगा कि लाजमी नहीं कि साइमल्टेनियसली डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए भी होल्ड करती हो। सो बेसिकली क्लॉक्स का सिंक्रोनाइज होना एक सेपरेट कंडीशन है, लेकिन ये चीज़ साबित करेगी। और क्लॉक सिंक्रोनाइज क्यों होते हैं? क्योंकि रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट हमें ये बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए। सो हम लाइट क्लॉक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम क्लॉक्स को लाइट की मदद से सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। सो लिहाजा उनकी सिंक्रोनाइजेशन पे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये इंडिकेट लाजमी करेगा कि अगर ऐसा होता है, क्लॉक सिंक्रोनाइज हैं, फिर इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं रहेंगे एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। सो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो स्पीड, जिसके पास कोई फ्लैश है या कह लें कि यहाँ पर एक टॉर्च है। वो टॉर्च ऑन करता है, यहाँ से एक फोटोन निकलता है। अब हमें पता है कि ये ब्लू वाली लाइन 1 सेकंड में आपके पास फोटोन फासला तय करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर का, 2 सेकंड में 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना। सो यानी कि लाइट 45 डिग्री का पाथ बना रही होगी एक्स एक्सेस के साथ, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 45 डिग्री का पाथ बना रही होगी। सो ये बेसिकली लाइट की स्लोप है। हम यहाँ से लाइट की स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो लाइट की स्लोप आपके पास आएगी t बाय एक्स की सूरत में। टेक्निकली ये चीज़ है सी टी बाय एक्स। हम इस पॉइंट को दोबारा देखेंगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के नोट करने वाला ये है कि अभी तक हम लोग जितने भी डायग्राम्स क्लासिकल मैकेनिक्स में बनाते आए हैं, उनमें हम लोग एक्स एक्सेस पे टाइम को लेते थे, वाई एक्सेस पे पोजीशन को लेते थे, क्योंकि हम लोग डिफाइन ये करते थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे वो क्वांटिटीज आती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर टी ले लें, यहाँ पर एक्स ले लें, ये डायग्राम तो भी वैसी ही रहेगी। लेकिन रिलेटिविटी की कन्वेंशन ये है कि हम एक्स एक्सेस पे एक्स को ही लेते हैं और वाई एक्सेस पे टी को लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी साथ में मेंशन कर दूं, मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा। वो ये कि आमतौर पर रिलेटिविटी में जब स्पेस टाइम डायग्राम्स बनाई जाती हैं तो इनकी डायमेंशंस को इस तरीके से लिखा जाता है 1+1 डायमेंशन। 1+1 का मतलब ये है कि इसमें एक डायमेंशन टाइम की है, एक डायमेंशन पोजीशन की है। सो अगर मैं यहाँ पर 1+2 लिखा हो तो इस बात का मतलब है कि इसमें एक्स और वाई है। जी एक्सेस सप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ पर भी वाई और जी दोनों मौजूद हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं डाल रहे तो उनको हमने सप्रेस कर दिया है। या अगर ऐसा भी लिखा हो कि आपके पास 2D डायग्राम है, तो इस बात का मतलब यही है कि ये 1+1 के इक्विवेलेंट है। सो स्पेस टाइम के अंदर डायमेंशन में लाजमी नहीं कि 3D में तीनों ही स्पेस की होंगी, उसमें एक टाइम की होनी लाजमी है, वरना हम स्पेस टाइम डायग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सो कुछ बुक्स इसको 1+1 की फॉर्म में लिखती हैं, कुछ वैसे ही 2D 3D की फॉर्म में लेके चल रही होती हैं। सो बहरहाल अब हम एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से आधी स्पीड से जा रहा है। सो यानी कि 0.5c से मूव कर रहा है। 0.5c से मूव करने का मतलब ये है कि 1 सेकंड के बाद ये जो फासला तय करेगा वो 1.5 10⁸ मीटर का होगा। 2 सेकंड के बाद जो फासला तय करेगा वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का होगा। 3 के बाद जो फासला तय करेगा वो 4.5 का होगा। इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। अब चूंकि ये एक डिफरेंट ऑब्जर्वर है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। सॉरी, सो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम कर क्या रहे हैं? अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है, एक्स और टी एक डिफरेंट ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को मैं नाम दे देता हूँ एस का।
टी प्राइम एक डिफरेंट ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने नाम दे दिया एस प्राइम का। हम कर ये रहे हैं कि एस की स्पेस टाइम डायग्राम में एस प्राइम का टी प्राइम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम एक स्पेस टाइम डायग्राम में दूसरे ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने ड्रॉ करके देख लिया कि बहुत इजीली हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी हमने आधा काम कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हमने अभी यहाँ पर एक्स प्राइम को ड्रॉ नहीं किया। हमें नहीं पता कि एक्स प्राइम कहाँ ड्रॉ करना है। हम देखेंगे कि एक्स प्राइम कहाँ ड्रॉ करना चाहिए और वहां जाके फिर आपको अंदाजा होगा कि अब यहाँ तो हमने कह रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है एक्स और वाई के दरमियान, एक्स और टी के दरमियान। और लाजमी नहीं कि वहां पर भी हमें यही नजर आए कि टी प्राइम और एक्स प्राइम के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का ही हो। तो ये चीज़ हमारी उस डेफिनेशन को भी इफेक्ट करेगी जिसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में कहते होते थे कि कार्टेशियन सिस्टम में डिफरेंट जो दो एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन भी चेंज होगी। यहाँ पर फिलहाल हम लोग एज्यूम यही करेंगे कि हमारा जो एक्स प्राइम एक्सेस है वो एक्स के कोइंसाइड कर रहा है। हम देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे ज़हन में एक पॉसिबिलिटी आ रही है कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट कर लिया कि कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों। सो बहरहाल अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स प्राइम असल में लाई कहाँ पर कर रहा है, या अभी हमें ये भी नहीं पता कि एक्स प्राइम को ड्रॉ कैसे करना है। टी प्राइम का तो हमें समझ में आ रहा है। अब आप इसी डेफिनेशन को इन्वर्ट कर दें। अब सवाल ये आता है ज़हन में कि जिस तरीके से हमने टी प्राइम को डिफाइन किया उसी तरीके से हम एक्स प्राइम को भी तो कर सकते हैं। हाँ, एक्स प्राइम को किया जा सकता है, लेकिन हम इन कंडीशंस के साथ दोनों में से सिर्फ एक ही एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। आप अपनी डेफिनेशन को स्विच कर दें। आप यहाँ पर टी रहने दें लेकिन यहाँ पर एक्स बाई सी, वाई बाई सी, जी बाई सी करें। सो बेसिकली एक्स और टी को शिफ्ट कर दें। फिर आप यहाँ पर जो एक्सेस ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक्सेस आपके पास होगा पोजीशन का एक्सेस एक्स प्राइम, लेकिन फिर आप टी का एक्सेस ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो हम चाहे सारे कोऑर्डिनेट्स को मीटर की डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें, चाहे सबको सेकंड में करें, हम इन कंडीशंस के साथ एक वक्त में एक ही कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। सो फिलहाल हमने उस अप्रोच को लेके चल रहे हैं जो कन्वेंशनल अप्रोच है। अब हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को करते हैं चेंज। आई गेस मैंने यहाँ पर हाँ एक डायग्राम और बनाई है। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। हमने यहाँ पर एज्यूम ये किया है, टी प्राइम तक हम लोग ड्रॉ कर चुके थे। हम लोगों ने एज्यूम ये किया कि एक्स और एक्स प्राइम कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक साइड पे ताकि हमें बाद में मसला ना हो। कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम। सो यानी कि ये कंडीशन है कि एक्स और एक्स प्राइम के ओरिजिन्स कोइंसाइड कर रहे हैं। अब दोनों एक्सेस आपस में हर पॉइंट के ना सिर्फ जीरो पे बल्कि ऑल अदर पॉइंट्स ये कोइंसाइड कर रही होंगे। अब हम एज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से पहले हमने एक ऑब्जर्वर लिया था जो लाइट से आधी स्पीड से मूव कर रहा है, हम इस जैसे कुछ 5-6 ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तमाम ऑब्जर्वर्स एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, हम कोई और डायरेक्शन नहीं ले रहे। कोई और डायरेक्शन लेने से डायग्राम्स रिवर्स हो जाएंगी, वो भी हम देखेंगे कि कैसे रिवर्स होती हैं। अब ये तमाम ऑब्जर्वर्स एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट की हालत में होंगे, लेकिन हम इस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट की हालत में नहीं होंगे। हमने इनको सेट इस तरीके से किया कि इनमें से एक ऑब्जर्वर तो इस ओरिजिन पर मौजूद है 0 पे, एक ऑब्जर्वर मौजूद है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर के फासले पर, दूसरा 6 ज़रब 10 की ताकत 8 के फासले पर मौजूद है, तीसरा 9 ज़रब 10 की ताकत 8 पर, इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। अब ये तमाम ऑब्जर्वर्स एक दूसरे के लिहाज से सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो लिहाजा ये एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। इन सब के लिए एक्स प्राइम तो यही रहेगा। हाँ, लेकिन इन सब के लिए टी प्राइम डिफरेंट होगा। सो इस जिस तरीके से हमने इस ऑब्जर्वर के लिए टी प्राइम को ड्रॉ किया था, यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि ये ऑब्जर्वर ओरिजिन पे रखा हुआ था हमने, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं एक स्पेस टाइम डायग्राम। इसी तरीके से इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह इन सब के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक ही स्पेस टाइम डायग्राम के ऊपर मल्टीपल डायग्राम्स को, मल्टीपल लाइट रेज को ड्रॉ कर लिया है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से विजुअलाइज करने की ज़रूरत है।
आपने ज़हन में रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे रेस्ट फ्रेम के अंदर है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर है 0.5 c नहीं है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें स्लोप 45 डिग्री आ रही है। इसमें 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट फासला कितना तय कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का। लेकिन जो टी प्राइम वाला ऑब्जर्वर है वो 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर मौजूद है, इस ऑब्जर्वर के लिए 1 सेकंड पे कितना फासला तय हुआ है। फासला किस तरीके से आप मेजर करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स प्राइम एक्सिस को कट कर रही होगी। हम देख सकते हैं कि 1 सेकंड में उसने 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ का ही फासला तय किया है, और जाहिर बात है कि करना भी उसको इतना ही चाहिए था क्योंकि पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब जब 1 सेकंड गुजरेगा तब इसको ये वाली फ्लैश यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि ये डबल फासले पर मौजूद है तो जब 2 सेकंड गुजरेंगे तो फिर इसको ये वाली फ्लैश यहाँ पर नजर आएगी। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट्स को जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे सामने क्या चीजें आ रही हैं। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया। अब इस ए के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं हमारे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, इस ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो जब टाइम 1 सेकंड था, ये लाइन इसको यहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को। आपके पास डिस्टेंस है 4.5 10⁸ का। अब एस प्राइम में देख लेते हैं। एस प्राइम में इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 सेकंड पे। सॉरी, मुझे लगता मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है लिखने में। यहाँ पर 1.5 आना था क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1.5 पे आ रहा है। सो बहरहाल इस तरीके से हम ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिए। इसी तरीके से हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अब बी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि आपने इस रेड वाले के लिहाज से कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। हमारे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब 2 सेकंड गुजरते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस वक्त यहाँ पर आ जाता है फोटोन, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पे। लेकिन इस रेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वाली लाइन कहाँ पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पे नहीं कर रही, ये लाइन कट कर रही है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पर। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। इसी तरीके से हम सी के लिख लेते हैं। तो 2 सेकंड पे हमारे वाला 6 पे आ रहा है, लेकिन ये वाला सिस्टम तो अभी भी हमें यही बता रहा है कि ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पर ही मौजूद है, क्योंकि इस सारे ऑब्जर्वर्स तो एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी हैं, रेस्ट की हालत में हैं। सो लिहाजा हमारे लिहाज से ये मूव कर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से ये मूव नहीं कर रहे। इसकी फ्लैश लाइट अभी भी वहीं पर ही है, और चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो लिहाजा हमें बिल्कुल नहीं शो होगा कि ये चेंज हो रहा है। बहरहाल इस तरीके से हमने इसका भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इनके दरमियान एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। टाइम दोनों का सेम है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के देख लें। पहले वाले ऑब्जर्वर के लिए ले लेते हैं। तो टी प्राइम और टी दोनों बराबर हैं, टाइम एब्सोल्यूट है, हमारी कंडीशन थी। अब एस और एस प्राइम के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। सो एस प्राइम बराबर होगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस relative velocity between two spaceships मल्टीप्लाई बाय वो टाइम जहां पर इस इवेंट को रिकॉर्ड किया गया है। और ये डिस्टेंस चेंज होता रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे हम पॉइंट्स ऊपर लेते जाएंगे ये ऑब्जर्वर तो मूव कर ही नहीं ना रही, ये तो रेस्ट की हालत में। सो लिहाजा उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो लेकिन यहाँ से हम एक इक्वेशन बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं इस डायग्राम को देख के। एक्स प्राइम आपके पास बराबर आता है एक्स जो हमारे वाले फ्रेम में माइनस वी टाइम्स टी, और ये दोनों इक्वेशन हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इस डायग्राम को एक दफ़ा आप लोग दोबारा देख लें और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उसको देख लेते हैं। इन डिफरेंट पॉइंट्स को, अगर आपके पास इस वक्त कोई नोटबुक भी मौजूद है तो आप इन डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख के चेक करें कि क्या जो आप एज्यूम करें वही निकल रहे हैं। ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, सो इसलिए थोड़ा सा लाइंस बहुत ज़्यादा आ गई, शायद आपको विजुअलाइज करने में मुश्किल हो रहा हो। लेकिन इनको स्पेस टाइम डायग्राम को रीड करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है रिलेटिविटी के अंदर। सो हम एक आधा मिनट रुक जाते हैं, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो हम फिर उसको पहले कैटर कर लेते हैं। सॉरी।
बिलाल भाई ये एस डबल डैश क्या है? हाँ, ये क्या है? हम्म, ये मैंने चूंकि डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की थी, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स लिए थे, इस लिहाजा मैंने इसको एस, जो ग्रीन वाली लाइन है इसको एस डबल प्राइम कह दिया कि एक हमारे पास एक थर्ड ऑब्जर्वर आ गया है। इसी तरीके से आप इसको एस ट्रिपल प्राइम कह दें, वो अगर आप ना भी कहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो असल में मैं शो यहाँ पर ये करना चाहता था कि जिस तरीके से हम टाइम की ग्रिड्स बनाते हैं, सो ये अगर यहाँ पर आप कोई भी ये वाला बॉक्स भी देख लें, इसमें ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये असल में टाइम की स्लाइसेस हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके पास पोजीशन की स्लाइसेस हैं। तो ये ग्रिड है हमारे पास। लेकिन अब चूंकि हमारा एक्सेस डिस्टॉर्ट हो गया है, थोड़ा सा इंक्लाइंड कर गया है, 90 डिग्री पे नहीं आ रहा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बाकी सारी टाइम की स्लाइसेस भी इसी एंगल पे डेविएट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक पूरी ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जितनी भी आपको वायलेट लाइंस नजर आ रही हैं ये एक्स प्राइम की ग्रिड है। ये स्ट्रेट क्यों बनी है? क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि एक्स और एक्स प्राइम कोइंसाइड करते हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि एक्स प्राइम को कैसे ड्रॉ करना है। सो आप चाहे इसको एस प्राइम ना कहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डबल प्राइम ना कहें। एस के लिए तो हमने 9 into 10 लिखा, लेकिन एस डबल प्राइम के लिए 6 into 10 हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं एक मिनट एनोटेशन ऑन कर लूँ। आप ये देखें कि ये वाला लाइन एक्स प्राइम को कहाँ टच कर रही है, यहाँ जाके टच कर रही है। तो इसका जी। एक्स डबल प्राइम कोऑर्डिनेट आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ होगा। तो जिस तरीके से अगर मुझे यहाँ पर 9 मैंने किस तरीके से लिया है, मैं अगर साथ में इसका 9 मैंने इस तरीके से लिया है ना कि ये वाली लाइन यहाँ पर आके कट कर रही है। ठीक हो गया। और एस डबल प्राइम के लिए वो हाँ, तो जहाँ पर वो एक्स प्राइम को जो हमने एज्यूम किया हुआ उसको जाके कट कर रही हो, जिस तरह हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यूक्लिडियन स्पेस में। इन डायग्राम्स की एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी कि आप खुद से कोई सिचुएशन एज्यूम करें। मिसाल के तौर पे मैंने तो एक बहुत ट्रिवियल सिचुएशन ली है समझाने के लिए 0.5 सी। आप एज्यूम करें कि आपने 1.5 सी लेना है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड लाइट से ज़्यादा स्पीड पॉसिबल है, फिर चेक करें कि टाइम एक्सेस किस तरीके से बन रही हैं, और उसके देन कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखें, और फिर चेक करें कि क्या फिर भी आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करती हैं या नहीं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं इन चीज़ों को। भाई ये 1.5 सी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस किस तरह होंगे? 1.5 सी तो मैंने सिर्फ एक स्पीड ली है यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड, जिससे ये जो इनके दरमियान रिलेटिव स्पीड आ रही है। जी। सो मैं सिर्फ इस इवेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले इवेंट को। अगर आप यहाँ पर ये वाला ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो ये रिलेटिव स्पीड है जो चेंज होती रहेगी। असल चीज़ ये कि हम इस रिलेटिव स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, vt, यानी कि वो फासला जो रोशनी के फोटोन को एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर तक आने में लग रहा है, यानी कि वो फासला या वो रफ्तार जिससे दोनों ऑब्जर्वर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। सो ये फिगर सिर्फ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट इवेंट्स के लिए ये डिफरेंट होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आके इसको जनरल नाम दे दिया था v का, जो हमारी कन्वेंशन है। और ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने है कि ये हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ऑल्दो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त भी निकल आएगी जब आप इसको 1.5 सी करेंगे। उससे तो फर्क गैलीलियन, क्योंकि ये तो हमने डायग्राम से निकाला है, तो डायग्राम से तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस पॉइंट, अब हम वो गलत है, वो हमें किस तरीके से पता लगता है, वो हमें पता लगता है एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से। लेकिन डायग्राम आपको ये फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी ये इक्वेशन निकाल के दे देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग दोबारा से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं और एक केस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे बी प्राइम के लिए, मतलब बी प्राइम से मतलब है कि एस प्राइम में दोनों सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे।
तो मैंने यहाँ पर इस बी प्राइम को लिखा हुआ है। अब बी प्राइम के अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एस के लिए भी, एस प्राइम के लिए भी। अगर हम बात करें एस की, एस में तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये चीज़ किसके बराबर आ रही होगी। यहाँ पर आपके पास 9 आ रहा है 2 सेकंड पे, और सॉरी 1 मिनट जरा, 1 मिनट। फिलहाल कुछ लोगों के माइक ऑन है, ये काइंडली म्यूट कर दें इनको। अली भाई आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे क्लियर। लोगों के माइक ऑन है, मैंने कहा म्यूट कर लें इनको। मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी है कि जो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या इनके कोऑर्डिनेट्स यही आते हैं। बी प्राइम का मतलब है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखने एस प्राइम के लिहाज से, मतलब बी प्राइम पहले हमने एस प्राइम में दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 2 इवेंट्स के, और देन इसी तरीके से हमने एस में लिख दिए हैं 1 और 2 सेकंड के ऊपर। तो आप ये दोनों इवेंट्स ले लें, ये वाला इवेंट ले लें, मैं यहाँ पर एनोटेट कर देता हूँ। ये आप लोग खुद इजीली यहाँ से विजुअलाइज कर लेंगे कि ये इवेंट्स क्या आ रहे हैं। एक आप ले लें, ये वाला इवेंट ले लें, एक ले लें ये वाला, सॉरी 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 ये वाला। अब इसको पहले एस में मेजर करें, जो करना कि बहुत आसान है। सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ करने और आपके सामने एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इजीली क्लियर हो गया कि ये कैसे कोऑर्डिनेट्स आए हैं। सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। तो 1 सेकंड पे 4.5 है, और यहाँ पर 2 सेकंड पे आपके पास ये आ गया 9 पे ये किधर चला गया है, हाँ 9 पे चला गया है। ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने से। इसी तरीके से अगर आपने एस प्राइम में लेने, एस प्राइम में लेने का मतलब ये है कि आपने अब एस प्राइम के लिहाज से मेजर करने कोऑर्डिनेट्स। उसके लिहाज से कैसे करेंगे, टाइम के तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये सामने आ रहे हैं कि 1 और 2 इसके बराबर हैं। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने इन एक्सिस पे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया है। वो मसला ये हुआ है कि 1 सेकंड में बी प्राइम, अब हमने बी प्राइम के लिहाज से मेजरमेंट की है एस में, मेजरमेंट बी प्राइम के लिए हुई है, बी के लिए नहीं हुई। पहले हम लोग बी के लिए करते आ रहे थे। अब हम लोग वो जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिहाज से चेक कर रहे हैं कि एस और एस प्राइम के अंदर में वो क्या देख रहे हैं। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर तो उसको कोई मसला नहीं हो रहा, वो यही देख रहा है कि 1 सेकंड में 3 मीटर का फासला तय किया, 2 सेकंड में 6 का किया, जो कि बिल्कुल वैलिड आर्गूमेंट है। जब हम लोग एस के अंदर मेजरमेंट कर रहे थे तो भी हमारे पास यही आ रहा था, 1 सेकंड में 3 मीटर, 2 सेकंड में 6 मीटर। लेकिन जैसे ही वो ये मेजरमेंट एस के लिहाज से देखना शुरू कर देता है तो 1 सेकंड में 4.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर का फासला तय कर रहा है, और 2 सेकंड में 9 का। ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि 1 सेकंड में उसने वो उससे ज्यादा फासला तय किया जो रोशनी तय कर सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसका एक मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि रोशनी से ज्यादा रफ्तार पॉसिबल है, या इस बात का मतलब कुछ और है? इस बात का मतलब ये नहीं है कि रोशनी से ज्यादा रफ्तार पॉसिबल है। इस बात का मतलब ये है कि साइमल्टेनिटी ब्रेक हो गई है। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो इवेंट्स इस तरीके से देख रहा है। अब होना ये चाहिए, चूंकि स्पेशल रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट एक फंडामेंटल अजम्पशन है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी सूरत चेंज नहीं हो सकती, तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए उसकी रफ्तार एब्सोल्यूट रहती है। सो उसके लिहाज से तो इवेंट साइमल्टेनियस हैं। 1 सेकंड पे वो इसमें देख रहा है, 2 सेकंड पे इसको देख रहा है। साइमल्टेनियस होने का मतलब ये है कि फिर जब वो एस के इवेंट्स को देख रहा है तो 1 सेकंड में
वो वाला फोटोन भी उसको इसी डिस्टेंस के ऊपर नजर आना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पे। 2 सेकंड में वो उसको 6 पे ही नजर आना चाहिए। यानी एक इवेंट को सेम टाइम के ऊपर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से देखा जाए, जितने भी ऑब्जर्वर देखें, चाहे वो ऑब्जर्वर जिन मर्जी स्पीड से मूव कर रहे हों, उन्हें साइमल्टेनियस होना चाहिए। साइमल्टेनियस होने का मतलब यही है कि एक्स और टी की मेजरमेंट सेम आनी चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक टी के ऊपर एक्स वो ही आना चाहिए जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साइमल्टेनिटी ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर तो रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट ठीक है तो हम साइमल्टेनिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। स्पेस टाइम डायग्राम से ये बात एविडेंटली है। सो साइमल्टेनिटी एक इनएस्केपेबल फीचर है रिलेटिविटी का, और जिसे हम लोग पहले मैथमेटिकली साबित करते थे, यहाँ पर हमने उसी चीज़ को इन्हीं स्पेस टाइम डायग्राम से क्लियर किया। सो इस तरीके से हम लोग स्पेस टाइम डायग्राम को रीड करके साइमल्टेनिटी को शो करवा सकते हैं कि साइमल्टेनिटी डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं। so, इसका मतलब है कि मेजरमेंट्स रिलेटिव हैं। सो यहाँ से हमारा एक पहला पॉइंट यहाँ पर पूरा हो गया। अब हमारा आखिरी काम सिर्फ ये है कि हमने किसी तरीके से एक्स बार को ड्रॉ करना है, और ये बहुत सीधा सा काम है एक्स बार को ड्रॉ करना। उसके लिए हम लोग एज्यूम ये करते हैं, हम चले जाते हैं एस प्राइम में। पहले हम सिर्फ एस प्राइम की सूरत हाल को देखते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब एस प्राइम के लिए तो उसके अब एस प्राइम का जो ऑब्जर्वर है जो किसी स्पेसशिप में मूव कर रहा है, उसको तो इस तरह की कोई तिरछी लाइनें नजर नहीं आएंगी। उसको तो सब कुछ सीधा सीधा नजर आ रहा होगा, जैसे हमें यहाँ पर एक्स और टी नजर आ रहे हैं। सो लिहाजा उसके लिहाज से मैंने ये ऑब्जर्वर उसके बना दिए हैं। अब एस प्राइम के ऑब्जर्वर के लिए तो वो रेस्ट की हालत में है, स्टेशनरी हालत में है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मूव कर रहा है। यानी अब इसको उल्टा देखना है। अब मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट नहीं कर रहा, मैं मेजरमेंट उसके लिहाज से कर रहा हूँ, यानी उसके लिहाज से मैं मूव कर रहा हूँ। सो एस प्राइम के लिहाज से अब एस मूव कर रहे हैं। अब एस प्राइम के अंदर हो क्या रहा है, हम यहाँ पर बैठ के कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि उसने कुछ स्पेस एस प्राइम का जो ऑब्जर्वर था, लेट्स सपोज कि यहाँ पहले वो ऑब्जर्वर था, उसने बल्कि ये एज्यूम करें कि वो ऑब्जर्वर आसानी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, वो ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जर्वर पड़ा यहाँ पर हुआ है ओरिजिन पे। उसने स्पेसशिप जलाई। अब उसे पता है कि रोशनी ने 1 सेकंड में 3 तरफ 10 की ताकत 8 मीटर फासला तय कर लेना है। अभी भी वो तो यहीं पर ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो रेस्ट की हालत में, उसकी पोजिशन उसके लिहाज से मेजरमेंट चेंज नहीं होंगी। सो लिहाजा उसने मेजरमेंट यहाँ पर नोट कर ली कि ये मेजरमेंट आ रही है। अब सवाल ये है कि मेरे लिहाज से क्या हो रहा होगा। मैं टाइम को 2 डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। एक ले लेते हैं पास्ट का हिस्सा, एक ले लेते हैं प्रेजेंट, एक ले लेते हैं फ्यूचर। मैंने एज्यूम किया कि जब उसने टॉर्च को ऑन किया, आप बल्कि आप ये इसको इस तरीके से देखें कि यहाँ पर मैं ये कि यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर्स हैं या 2 स्पेसशिप्स हैं, वो जो हमने पहले 2 ली थी ए और बी। इसके बैक साइड पे कोई मिरर लगा हुआ है। यहाँ से इसने टॉर्च को ऑन की, ये इसकी मिरर से टकरा के वापस आ गई। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में, तो लिहाजा इसे पता है कि इसने 3 तरफ 10 की ताकत 8 मीटर का फासला तय करने के बाद वापस आ जाना है। सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मेरे लिहाज से फर्क पड़ रहा होगा क्योंकि दोनों स्पेसशिप मूव कर रहे हैं। मैंने इसको चेक किया कि जब इन्होंने इसको छोड़ा उस वक्त ये यहाँ पर था, ये दोनों स्पेसशिप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से इसने टॉर्च ऑन की, चूंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आएगा कि इसका पाथ स्ट्रेट है, मुझे ये नजर आएगा कि इसका पाथ ये वाला होगा। सो फोटोन डायगोनल डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने ऊपर साबित किया था कि फोटोन 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ हो तो उसकी लाइट रे ऐसी बनती है। वो इस एक्स एक्सिस पे जाके इस लोकेशन पे जाके इसके मिरर से टकराएगा, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। लेकिन जब ये वापस ए तक पहुंचेगा उतनी देर में 1 सेकंड और गुजर चुका होगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन और ड्रॉ की और उसको यहाँ पर आके ड्रॉ कर लिया। सो ये मेरे पास एक स्पेस टाइम डायग्राम बन गई है टी बार के लिए जो मैं देख रहा हूँ। सो हमारे पास ये 2 डायगोनल लाइंस आ गई हैं। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का आ रहा होगा और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 45 डिग्री के। अब हमने इसी लाइन को उठा के ड्रॉ करना है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। करना ये चाह रहे हैं एस बार की या एस प्राइम की स्पेस टाइम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है एस की स्पेस टाइम डायग्राम में, या एस प्राइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करना है एस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
अब जब हम इसको, अब यहाँ से हमें पता लगेगा कि एक्स प्राइम को ड्रॉ करना कैसे है। तो हमने यहाँ पर टी प्राइम को ड्रॉ कर लिया। तो ये बेसिकली 15 डिग्री के एंगल्स पे रखे हुए हैं मैंने। आप कोई भी यहाँ पर एंगल ले सकते हैं, हम साबित करेंगे अगले सेशन में कि एंगल्स हमेशा बराबर रहते हैं, आप इनको जिन मर्जी एंगल्स पे ड्रॉ करें, स्लोप पे फर्क नहीं पड़ता सेकंड पोस्टुलेट की वजह से। तो बहरहाल हमें पता है कि यहाँ पर इस तरीके से फोटोन की लाइट रे आ रही है, यहाँ से एक फोटोन निकला और इन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पर जाके तो रिफ्लेक्ट होना है। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होते हैं वो एक्स प्राइम है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेशनरी हैं। तो लिहाजा ये बेसिकली लोकल एक्स प्राइम लोकस है टी के सारे इवेंट्स का, टी प्राइम के सारे इवेंट्स का। तो टी प्राइम के सारे इवेंट्स एक्स प्राइम के ऊपर ही हैपन हो रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वर्स एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी हालत में थे, रेस्ट की हालत में थे। तो लिहाजा हमने यहाँ पर एक फोटोन ड्रॉ किया डायगोनल डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, यहाँ पर भी 45 ड्रॉ किया, ये यहाँ पर जाके कहीं पर मिल गए। ये पॉइंट अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। हमें एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम लोगों ने अभी साबित किया था, यहाँ पर देखा था कि इसमें एक्स प्राइम और टी प्राइम कंसाइड कर रहे हैं। एक टाइम यहाँ पर है हमारे लिहाज से, और एक टाइम एक कोऑर्डिनेट सॉरी एक स्पेस टाइम पॉइंट ये है, एक स्पेस टाइम पॉइंट ये है। सो डेफिनेटली यहाँ पर तो आके ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं। दूसरा स्पेस टाइम पॉइंट आपके पास कौन सा होगा? दूसरा स्पेस टाइम पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पर। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं और ये दोनों पॉइंट्स साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं टी प्राइम के अंदर, एस प्राइम के अंदर। तो बेसिकली ये आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर ही होल्ड करेंगे, क्योंकि एस प्राइम के अंदर जितने भी साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं वो एक्स प्राइम के ऊपर हो रहे हैं। जिस तरह हमने शुरू में भी साबित किया था कि साइमल्टेनियस इवेंट से मुराद क्या होती है। सो लिहाजा इनका टी प्राइम सेम रहेगा लेकिन एक्स प्राइम डिफरेंट हो जाएगा। अब दो पॉइंट्स आ गए, हम दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें नजर आ गया था कि जहाँ पर ये इवेंट रिफ्लेक्ट बैक होते हैं वो आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस है। सो ये जो नई डायग्राम आपके पास बनेगी, ये वाली लाइन ये आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस है। इस तरीके से हमने एस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस के कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस प्राइम के कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लिया है। तो इसको कहते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक ऑब्जर्वर के सिस्टम में दूसरे ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना। अब एक डायग्राम के ऊपर आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर एक चीज और भी देख सकते हैं कि ये दरम्यान में एंगल 90 डिग्री का नहीं आ रहा जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था। सो एंगल्स के अंदर भी कुछ स्ट्रेचिंग होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये चीज हम लोग देखेंगे अगले किसी सेशन में। तो बहरहाल यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का नहीं है और आप डिफरेंट स्पीड से लेंगे तो ये एंगल डिफरेंट आएगा। अभी मैं इस चीज को एक जनरल केस के लिए आपको दिखाऊंगा जैसे शुट्स ने किया हुआ है। तो बहरहाल अगला काम ये है कि यहाँ पर कोई एक इवेंट ले लिया हमने, ये वाला इवेंट ले लिया हमने, इसको मैं कोई दोबारा से, हाँ ये इवेंट ले लिया। अब इस इवेंट के लिए आपने एक ही आपके पास डायग्राम बनी हुई है स्पेस टाइम, उसी में आपने एस पी ड्रॉ किया है, एस प्राइम भी किया हुआ है। अब दोनों को मेजर कैसे करना है? मेजर करने का तरीका ये होता है कि जिस तरह आप फ्लैट स्पेस टाइम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स मेजर करने के लिए नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ब्लैक वाले किए हुए हैं। तो ये जो ब्लैक वाला नॉर्मल होगा ये आपको एक्स दे देगा, ये जो होगा ये आपको पोजीशन दे देगा। इसी तरीके से आप एस प्राइम के लेने के लिए भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये वाला नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे एक्स प्राइम के लिए, क्योंकि ये एक्स प्राइम के पैरेलल है, अलोंग द डायरेक्शन आ रहा है। जहां पर इसको कट कर रहा होगा ये आपके पास टी प्राइम होगा, जहां पर ये इसको यहाँ पर कट कर रहा होगा ये आपके पास एक्स प्राइम होगा। तो आप एक ही डायग्राम के अंदर डिफरेंट इवेंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चेक कर सकते हैं। ये वही वाला काम है जो हम लोगों ने अभी गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने अजम्पशन ये ली थी कि एक्स प्राइम और एक्स कंसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। सो यहाँ पर तो यहाँ बहरहाल यहाँ अगर आप इसका डायग्राम को भी ज़हन में रखें तो यहाँ से भी आप दोबारा से साबित कर सकते हैं कि साइमल्टेनिटी होल्ड नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर हम एक्स प्राइम को चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि साइमल्टेनिटी ब्रेक ना होती हो, क्योंकि वहाँ तो हमने अजम्पशन ही गलत ली थी। लेकिन आप यहीं पर आप यहाँ पर इसको अलाइन करें कोई कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर तरीके से बना के 1 3/8 के कोऑर्डिनेटेड पेयर्स,
और चेक करें कि यहाँ पर भी साइमल्टेनिटी ब्रेक होगी। सो इस तरीके से हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर स्पेस टाइम डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर दूसरे अदर वे राउंड भी जा सकते हैं। आप टी प्राइम और एक्स प्राइम में टी और एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी आप ड्रॉ करके देखेंगे कि वो क्या आएंगी। वो भी इसी तरीके से कोई डायगोनलाइज्ड किस्म की लाइंस आ रही होंगी आपके पास। अब मैं बस इसको एक दफ़ा एंड करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया देके कि शूट्स थोड़ा सा जनरल वे में लेके चल रहे हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है कि शूट्स किस तरीके से कर रहे हैं। शूट्स ने इसको एक जनरल केस के लिए किया हुआ है कि लाजमी नहीं कि हमने तो वहाँ पर 1 और -1 की एग्जांपल ली थी। आपके पास कोई भी एक इवेंट होना चाहिए, किसी भी आर्बिट्ररी नंबर ले लें, ए -a ले लें और a ले लें, ये दोनों नंबर जाहिर बात है सिमेट्रिकल होंगे। सो एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हैं, क्योंकि फोटोन की स्पीड कांस्टेंट रहती है। सो आप कोई भी नंबर लेंगे, ये रिजल्ट उसके लिए सेम ही आएगा। तो आपके लिए असल में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ये बनेंगे इन अ सेंस। 3 इवेंट्स हैं, ई, पी और आर आपके पास उसी तरीके से शो होंगे जिस तरीके से एस प्राइम के कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो हो रहे हैं। और ये डायग्राम इंडिकेट करती है, जैसे शूट्स ने यहाँ पर लिखा भी हुआ, सो द फेलियर ऑफ साइमल्टेनिटी इज इनएविटेबल एंड इनएस्केपेबल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जब आप इस डायग्राम को दोबारा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होगा कि इवेंट पी जो है वो ओ बार में साइमल्टेनियस होता है, लेकिन ओ में साइमल्टेनियस नहीं है। और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये सिर्फ इस इवेंट के लिए नहीं है जो स्पेसिफिक ए और -a के लिहाज से हो रहा है। किसी भी स्पेस टाइम डायग्राम में कोई भी इवेंट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो रहा हो, लाजमी नहीं कि आप फोटोन की बीम ही लें, आप किसी और मैसिव पार्टिकल को भी ले सकते हैं, उसके लिए भी साइमल्टेनिटी का बिहेवियर यही होता है। सो साइमल्टेनिटी एक जेनेरिक फीचर है स्पेशल रिलेटिविटी का, जनरल रिलेटिविटी सॉरी स्पेशल रिलेटिविटी का। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम सिर्फ फोटोन को डिस्कस कर रहे हैं या किसी और चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीज़ एम्बॉडीमेंट है सेकंड फंडामेंटल पोस्टुलेट की। अब यहाँ पर वो जो एक जिशान ने मेरे ख्याल में क्वेश्चन किया था, ये चीज़ हमने साबित की फोटोन के लिए, और फोटोन की स्पीड हम फोटोन के लिए हम साबित कर सकते हैं बहुत इजीली। शायद आप लोगों ने किया भी हो कि क्लॉक्स सिंक्रोनाइज रहते हैं, फोटोन के लिए क्लॉक्स अनसिंक्रोनाइज्ड नहीं होते। अगर क्लॉक्स ही अनसिंक्रोनाइज्ड हैं तो फिर इसका मतलब है कि माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट के अंदर अभी भी कोई मसला है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट रहती है, स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंज नहीं होती। तो हम लाइट क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। लाइट क्लॉक का मतलब है कि आपके पास सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है। बस एक आखिरी चीज़ इसमें, और इस पर फिर हम इसको एंड करते हैं। शूट्स की बुक जब आप लोग पढ़ेंगे तो शूट्स की नोटेशंस के साथ आपको होना चाहिए कि शूट्स की नोटेशन किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये जहाँ पर भी कर्सिव कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहा है इस तरह के, ये किसी ना किसी इवेंट को डिनोट कर रहे होंगे। इवेंट से मुराद ऑब्जर्वर है, वो वाला ऑब्जर्वर जो इनर्शियल है। लेकिन लेटर ओ का मतलब हमेशा ओरिजिन होगा। दूसरा एक चीज़ और ये भी कि जब हम लोग तो प्राइम के नोटेशन इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों को समझाया है, शूट्स यहाँ पर बार और डबल बार की नोटेशन यूज़ करेगा। और शूट्स के कोऑर्डिनेट सारे के सारे मीटर्स में होंगे, वो x/c y/c वाली नोटेशन यूज़ नहीं कर रहा, वो c t लेता है यहाँ पर और c को 1 ले देता है। बाकी इवेंट्स जो है ना उनको वो कर्सर कैपिटल से यूज कर रहा है, और ओ जो है वो उसने ऑब्जर्वर के लिए रखा हुआ है, रिजल्ट नहीं है। हाँ सॉरी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए है। इवेंट्स के वो कर्सिव कैपिटल लेटर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। सो बाकी जो तीसरा और चौथे वाला पॉइंट है, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ये जब हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। इसमें आप कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल जो आज हमने पढ़ा है ना उसकी एक छोटी सी समरी आप बता देंगे स्पेस टाइम डायग्राम में। हेलो जी, आपकी आवाज़ कट रही थी। साइमल्टेनियस की जो है वो कह रहा हूँ कि अपने लेक्चर की छोटी सी समरी जरा बता दें कि स्पेस टाइम डायग्राम से हमें कैसे पता चल रहा है साइमल्टेनिटी के बारे में।
हाँ, असल में हमारा आज का टास्क यही था कि सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करें कि स्पेस टाइम डायग्राम्स होती क्या हैं, और क्या जो हम लोग रिलेटिविटी में कैलकुलस अप्रोच को इस्तेमाल करके कुछ रिजल्ट्स पढ़ते आए हैं साइमल्टेनिटी वगैरह के, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के, क्या वो स्पेस टाइम डायग्राम से इन्फर किए जा सकते हैं, और स्पेस टाइम डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उनको रीड आउट कैसे करना है। उसके लिए हमने ये भी देखा, उसके लिए हमने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ की थी, और हमने बहुत इजीली रिकवर कर लिया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को। लेकिन जब हम इनको दोबारा ड्रॉ करने पे आए थे तो फिर हमने ये देखा था कि आप एक स्पेस टाइम डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली है, अब उस स्पेस टाइम डायग्राम में आप दोनों के लिहाज से मेजरमेंट कर रहे हैं, कि यानी कि मैं अपने फोटोन को भी मेजर कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन को दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, और उस फोटोन की लोकेशन को भी मेजर कर रहा हूँ जो किसी ऑब्जर्वर ने एमिट किया हुआ है। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं स्पेस टाइम डायग्राम से, तो क्लियरली हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पर दोनों इवेंट्स सेम टाइम के ऊपर नहीं हो रहे डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। अगर ऐसा होता तो एस और एस प्राइम के दोनों कोऑर्डिनेट सेम होते, तो यहाँ पर भी 306 होते, यहाँ पर भी 306 होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ इंडिकेशन है आपके पास कि साइमल्टेनिटी होल्ड नहीं करती, साइमल्टेनिटी डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए ब्रेक होती है। डिफरेंट, इसका एक सबसे आसान मतलब ये कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए मेजरमेंट्स रिलेटिव हैं। बेसिकली जो आइंस्टाइन का आइडिया था कि चाहे टाइम हो चाहे पोजीशन हो, रिलेटिव है। इसलिए डिफरेंट इनर्शियल ऑब्जर्वर्स एक ही जैसी मेजरमेंट नहीं करते, वो डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं। स्पेस टाइम डायग्राम से इस तरीके से हमने इंडिकेट किया कि साइमल्टेनिटी वाला पॉस्टुलेट आइंस्टाइन का ठीक है। एक ऑब्जर्वर के लिए होल्ड करती है, लेकिन जैसे उसको किसी और ऑब्जर्वर की नज़र से देखा जाता है, साइमल्टेनिटी ब्रेक हो जाती है, और चाहे आप कैलकुलस बेस्ड अप्रोच यूज करें। तीसरी चीज़ हमने इसमें ये देखी कि फिर डिफरेंट ऑब्जर्वर डायग्राम है, यहाँ पे हम आगे चल के इसको एंगल्स की फॉर्म में, रोटेशन की फॉर्म में ड्राइव करेंगे। तो बहरहाल इस सारी फॉर्मुलिज्म से हमने ये भी देखा कि इस तरीके से हम एक ही स्पेस टाइम डायग्राम पे, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के फ्रेम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स की मेजरमेंट्स ले लें। सो हमारा असल में टारगेट ये था कि स्पेस टाइम डायग्राम को ड्रॉ करना सीखें और उन्हें रीड करना सीखें कि उन्हें रीड कैसे करते हैं। बाकी ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी जब हम लोग इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तो हमने बहुत टिपिकल सी एग्जाम्पल की थी। मेरा तो ख्याल है आज कुछ आपने ज़्यादा बहुत इतना काम था। अच्छे तरीके से वैसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स जो है ना, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि ये चीज़ें खुद ड्रा करके देखें, क्योंकि ये बनी बनाई जो नज़र आ रही है ना, ये तो आपको लग रहा होगा कि समझ आ गई सारी, लेकिन जब आप इसको खुद से ड्रा करने लगेंगे, आप खुद से दो इवेंट्स को ले लेंगे, दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को ले लेंगे, और फिर एक ही स्पेस टाइम डायग्राम में दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को ड्रा करने लगेंगे, तो आपको फील होगा कि आपको इस पर सोचना पड़ेगा। मैं ये मशवरा दूंगा, बल्कि ये सबके लिए लाजमी है कि वो इसको खुद एक दफ़ा जो है वो ड्रा करके देखें और साथ साथ नोट्स लेते जाएँ। तब इसकी समझ जो है ना, क्योंकि बेसिक आइडियाज़ मेरा ख्याल है कि वो तो आपको मालूम है, कैलकुलस के थ्रू आपने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, आपने ये रटी हुई हैं कि साइमल्टेनिटी क्या होती है और ऑब्जर्वर क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में कैसे जाया जाता है। लेकिन स्पेस टाइम डायग्राम्स को अंडरस्टैंड तभी, क्योंकि ये हैं डायग्राम्स, तो ये डायग्राम्स को अंडरस्टैंड तभी किया जा सकता है अगर आप इनको खुद ड्रा करते हैं। ठीक है ना, कागज़ के ऊपर स्केप बना हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको भी बनाना आता है, तो आप उसको एक दफ़ा खुद बना के देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये मेरी तरफ से सबके लिए मशवरा है। बाकी हाँ, फिलहाल क्योंकि बहुत अली भाई ये शुक्रिया। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। ये देखने में तो बहुत मतलब आसान लग रही है, मतलब मैं अगर 1 घंटे बाद दोबारा इसको देखूँ ना तो मुझे एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि डायग्राम्स क्या मतलब कैसे इंटरप्रेट करनी है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है कि एक डायग्राम के ऊपर जब बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और इवेंट्स आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो इनको ड्रॉ किए बगैर तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये मुश्किल है, लेकिन इसकी अफादियत भी है ना, फ़ायदा जो है वो आगे से आपको बहुत ज़्यादा होगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। बाकी ये कि ये बोरिंग भी है, खैर चीज़ें वो जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है ना हमारे जहनों में,
ये उससे काफ़ी हटके पॉपुलर हैं साइंस चीज़ें। हमेशा आसान होती है, पब्लिक न्यूज़ जो होती है ना वो आसान होती है, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो हमेशा मुश्किल होते हैं। तो जो जी लोग बिल्कुल। इसको सीरियसली स्टडी करेंगे वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाँ, ये शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जब हम थोड़ा सा नई चीज़ों पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली, बल्कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट ही होगा सेशन उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा आएगी, तो शायद कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा सा बोरिंग है कंटेंट, अगर आपका इंटरेस्ट ना हो इन चीज़ों में तो। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर इसको क्लोज करें। जी बिल्कुल, देख लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और सो आई गेस कि फिर इसको हम क्लोज कर दें। जी ज़रूर। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।